सभी दोस्तों को नमस्कार। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक अध्यापक जो है कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम विद्यार्थी की भाषाओं, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे चेयर है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, क्लास के अंदर जो बहुत सारी वस्तुएं हैं ना, तो उन वस्तुओं के उन वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम लिख रहा है। एक चिप्पी चिपकाने का काम कर रहा है, कागज पे नाम लिख रहा है और चिपकाने की कोशिश कर रहा है। और वो नाम जो है ना, कैसे लिखा जा रहा है वस्तुओं का, शिक्षार्थियों की भाषा, मतलब कि आप जो भाषा जानते हैं, जैसे आप तो हिंदी जानते हैं तो आपकी हिंदी भाषा में नाम लिख दिया। जैसे कुर्सी है, ठीक है, तो कुर्सी पर आपने क्या लिखा, ये कुर्सी है ना, ये मान के चलो ये कुर्सी बना दी गई है, ठीक है, ये कुर्सी बना दी गई। कैसे बनेगी कुर्सी यार, कुर्सी नहीं बन पा रही मेरे से। ठीक है, मान लो ये कुर्सी है, बैठने के लिए कुर्सी है, ठीक है, इस कुर्सी पे सामने वाला बैठ चुका है, ठीक है, इस कुर्सी पर आप बैठ जाते हो, ये पीछे गर्दन रखने वाला है, तो इस कुर्सी पर आप बैठते हो। तो इस पर क्या ना, यहां पर ना टीचर ने क्या करा, कुर्सी लिख दिया आपकी भाषा में, अंग्रेजी में भी लिख दिया चेयर, ठीक है, और शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में भी लिख दिया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ अन्य भाषा जानता है तो वो भी यहां पर चिपका दिया, ठीक है। तो कुर्सी को यहां पर कुर्सी बोला जाता है, चेयर बोला जाता है, कुछ और डाला जाता है यहां पर, कुछ भी, मेरे को तो खैर नहीं पता कोई और नाम इस चीज का, ठीक है। तो यहां पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, वर्णमाला के अक्षरों से परिचित तो नहीं करवा रहा। वर्णमाला के बाद ही तो आप शब्दों को सीखते हो, तो वर्णमाला तो आप जान चुके हो, जैसे क ख ग घ ग घ ङ, ठीक है। विद्यार्थियों की भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रहा है, नहीं, भाषा तो बच्चे जानते हैं, उससे जागरूक भी हैं कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपि से रिलेटेड, जैसे हिंदी देवनागरी है, लिपि जो है आपका अंग्रेजी का जो है वो रोमन है, तो इन सब चीजों के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। वो क्या कर रहा है, भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करने की कोशिश कर रही है। तो आंसर नंबर जो होगा वो फोर्थ राइट आंसर होगा। रीजन क्या है कि अगर मान के चलिए कि क्लास के अंदर सिर्फ एक ही भाषा का दबदबा होगा कि नहीं, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, मै कमिंग सर, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस, तो इस तरीके से बच्चे परेशान होंगे, यार सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, नहीं तो मैडम देखो बुरा मान जाएंगे अगर हमने किसी और सब भाषा में पूछा। अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने पूछा मैम एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपसे, ठीक है, तो आप ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेइज्जती वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लास में ऐसा माहौल पहले से बना दिया गया है, कुर्सी के ऊपर कुर्सी चेयर दोनों लिखा गया, मतलब कि आप कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माहौल बनाने वाली बात है, आंसर नंबर 4 राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषांतर ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, ऐसा नहीं है, ठीक है, और किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। तो जब देखिए एक भाषा यहां पर है, ठीक है, आपने हिंदी सीख ली, फिर दूसरी भाषा इंग्लिश सीख रहे हो और दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रांसलैंग्वेजिंग नहीं है, भाषा का अंतर नहीं है, ठीक है। भाषा में अंतर कब आएगा, यहां पर देखिए, शिक्षा अधिगम बोलने के लिए, मतलब शिक्षा अधिगम में या फिर बोलने के लिए एक अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आप देखोगे जब भी कोई बात करते हैं ना, बाइलिंगुअल की बात की जाती है, तो जब बाइलिंगुअल की बात करी जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप हिंदी बोल रहे हो फिर इंग्लिश भी बोलने लगते हो उसके बीच बीच में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसलैंग्वेजिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये दूसरी भाषा को चुनौती देने का कार्य करता है। और फैक्ट है, अगर हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको नहीं आते तो इंग्लिश में आप बोल लीजिए, क्या दिक्कत है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। किसी पाठ्य सामग्री की पाठ्य प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के द्वारा लेखकों द्वारा विकसित सामग्री मूलतः किसी संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। देखिए सिंपल सी बात है, किसी के स्तर को लेकर के अगर किसी चीज का, किसी किताब का वर्णन करोगे ना, तो जैसे उसका IQ 100 है, उसको लेकर के कि हाँ तुम्हारे लिए स्पेशल किताब बनाई गई है, तो उस बच्चे का IQ 100 ही रहेगा ना। अगर 110 लेवल का बना दोगे तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो स्तर को ध्यान में रखने की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, स्तर को ध्यान में रख के किताबें नहीं बनाई जा सकती। नहीं तो दिक्कत वाली बात यह है कि उस किताब से उसको मिलेगा क्या, जबकि उसका स्तर तो बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ता है ना इंसान मूलतः, ठीक है। एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री, एक किसी संदर्भ विशेष से, जैसे कि मान के चलो कोई ऐसी चीज है जैसे रिच डैड पुअर डैड, अमीर बनाने की तरफ एक किताब है जो कि आपको अमीर बनाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार करने की कोशिश करता है, जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त है, जिससे बच्चे सीख सकते हैं, कुछ नॉलेज ऐसे मिलेगी। जैसे हर एक इंसान का जो है स्ट्रक्चर है ना सीखने का, ठीक है ना, वो अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं बताऊंगा उसी तरीके से सीखोगे, आप मॉडिफिकेशन करके चीजों को सीखोगे। तो सिंपल सी बात है, किसी ऐसे संदर्भ से कोई चीज ऐसी आ रही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना चाहिए और उसका भाषा बहुत सहज है, तो कहीं ना कहीं वो प्रमाणित साक्ष्य है, कहीं ना कहीं वो प्रमाणिकता को दर्शाता है कि हाँ इस पाठ्य सामग्री को हम पढ़ सकते हैं। अधिकार रखने वाले बच्चों से दूर रहिए, ठीक है,
पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की दूसरी भाषा में अनुवाद कर देना, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में कर देने से प्रामाणिकता नहीं होगी। जैसे कि आप मान के चलिए कि कोई साउथ में फिल्म चल रही है, उसका हिंदी में डब कर दिया, हिंदी वाले का साउथ में कर दिया, तो इससे क्या हो गया, फिल्म अच्छी हो जाएगी? नहीं, जो है वो रहेगी यार। प्रामाणिकता क्या है कि आपने कुछ ऐसी फिल्म बना दी जो कि सबको मजा आ रहा है देखने में और सबको एक इन्फॉर्मेशन दे जा रही है, ठीक है। तो उसको जैसे 3 इडियट एक मूवी थी, इन्फॉर्मेशन दे के गई, बट वही चीज है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझिए जो कि सहज है, पॉजिटिव है, वो चीजें समझ में आती है, प्रामाणिकता का वही स्रोत है। चलिए, निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देता है? तरीका। उपागम मतलब अप्रोच होता है, तरीका होता है। तो कोई एक ऐसा तरीका, ठीक है, शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के, जैसे कि आप अच्छा लेख लिखना चाहते हो, आप निबंध लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसका एक तरीका होगा, ठीक है। तो कौन सा तरीका लेख लिखने के जो चरण है, चरणों को समझने का अवसर देता है? तो लेख लिखने का एक तरीका है और उसके कुछ चरण हैं, ठीक है। तो कौन सा तरीका जो सही रहेगा, जो चरणों को बताएगा? तो वर्णनात्मक के बारे में होगा नहीं। उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, मतलब कि एक प्रक्रिया जाएगा। प्रक्रिया मतलब कि एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है। जैसे आप चाइल्ड शैशवावस्था में थे, बाल्यावस्था में, आप किशोरावस्था में, उससे बाहर निकल चुके हो किशोरावस्था से, तो क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया ही तो है, और उसी को स्टेप ही तो बोला जाता है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला, कहीं ना कहीं पियाजे ने क्या बोला, एक स्टेप बोला, चरण में, 4 चरण में होता है। पूर्व संक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फिर फॉर्मल। तो ये सारी चीजें बोली किसने? पियाजे ने बोली। तो प्रक्रिया के थ्रू निकलना पड़ेगा हम लोगों को। उत्पादन कौशल क्या होता है, इस चीज को समझिए। उत्पादन कौशल ये होता है जिसमें हम लोग चीजों को लिख करके सीखते हैं, ठीक है। तो उत्पादन कौशल मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने लिखना, ठीक है, लिखना और बोलना, वाचन, तो ये होता है लेखन का उत्पादन कौशल, ठीक है। अब हम ग्रहणात्मक कौशल की अगर बात करें, ग्रहणात्मक मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, तो उत्पादन मतलब कि लिख करके बता दिया आपने, ठीक है। और वाचन मतलब आप जब कभी भी जाओगे ना कहीं भी, जैसे कि पुश, पुल, ठीक है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां लिखता हो पुश मतलब धक्का दीजिए, पुल मतलब कि खींचिए। तो ये क्या, सिर्फ लिख करके बता दिया, वहां दरबान को रहने की जरूरत नहीं है। मतलब कि क्या था, वो उत्पादन है, एक तरीके से उत्पाद कर दिया वहां पे कि उस चीज को, प्रोडक्ट को बना दिया। पुश मतलब कि धक्का दो, पुल मतलब खींचो, ठीक है। लेकिन ग्रहणात्मक में क्या होता है कि आप ना खुद ग्रहण करेंगे, उसने तो उत्पादन कर दिया, अब ग्रहण क्या करना है, पढ़ करके और सुन करके। तो आप यहां पर पढ़ लो, ग्रहण कर लो, या फिर ये बोल रहा है तो सुन लो, ग्रहण कर लो। तो उत्पादन मतलब लिखना और वाचन, और ग्रहणात्मक में पढ़ना और सुनना। चलिए, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। व्याकरण सीखने से क्या आशा है? व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना सीखना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भाषा के लिखित बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। तो यार बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, व्याकरण के नियम सीखना। व्याकरण से यही तात्पर्य है क्या कि नियम सीखोगे? नियम सीखने को व्याकरण तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए कंपटीशन के लिए तो ठीक है, बट एक तरीके से देखोगे कि नियम सीखने के लिए व्याकरण सीखोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। व्याकरण का अलग ही एक रुतबा है, ठीक है। अब देखिए, व्याकरण सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उसका प्रयोग करना सीखना, ये गलत है। देखिए, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, तो अर्थ के संदर्भ की अगर हम बात करें कि अर्थ से संदर्भ में, के संदर्भ में जो भी हो, तो कोई भी संदर्भ में, मतलब कि उसे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर अब जिस चीज का अर्थ निकले, व्याकरण में जैसे अर्थ ना हो तो फायदा नहीं है ना। जैसे कि मैंने बार बार आपको इस चीज को बताया मैंने कि मैं और आप बाजार चलो, ठीक है। अब मतलब मैं और आप बाजार चलो, ये कैसा, कहीं कुछ मजा नहीं आ रहा, आप भी जानते हो कि मजा नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रयोग के जो संदर्भ है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रयोग का जो एक कॉन्टेक्स्ट होगा कि हम इसको तरीके से बनाएं और उसका कुछ अर्थ निकले। तो इसीलिए व्याकरण को बनाया गया है, इसीलिए सीखना चाहिए व्याकरण को कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, उसका कोई अर्थ निकले और उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए, उसी संदर्भ में बोला जाए जो कि उसके लिए है। जैसे कि आज प्रेजेंट चल रहा है तो है वाला इस्तेमाल होगा, बीत चुका है था वाला। जैसे मैं और पापा बाजार गए हैं, कल बाजार गए हैं, मतलब कि गए थे बोलना था ना। नियम तो ये कहता है कि जब बीत गया उसको था बोला जाता है, तो आपने क्या बोला है, तो वो गलत हो गया। तो जो संदर्भ है वो यही कहता है कि जो भी चीजें हैं जिसका अर्थ एकदम क्लियर कट निकलना चाहिए, वो व्याकरण सीखने का यही तरीका है, यही एक मतलब है। तो मैं और आप बाजार चलो नहीं, चलते हैं, ठीक है। मैं और आप बाजार चलते हैं, या फिर आप और मैं बाजार चलते हैं। आप और मैं, पहले आप आएगा फिर मैं आएगा, आप और मैं बाजार चलेंगे या चलते हैं, ठीक है।
चलो ये सेंटेंस नहीं दे रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 होगा कि अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए तो व्याकरण की अधिकता है, मतलब जरूरत है। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां मतलब गलतियां, गलतियां सीखने का संकेतक है। हाँ ठीक है, गलती कर दिया आपने, मतलब कि हाँ बच्चे से गलती हो गई, मतलब कि वो एक संकेत दे रहा है कि अब ये गलती नहीं करनी चाहिए, इसको गलती कहा जाता है, क्योंकि इसको करने से आप कभी भी जीवन में सफलता नहीं हासिल कर सकते। अगर वो गलती नहीं होती तो सभी लोग अप्रिशिएट करते। सिंपल सी बात, अगर गलती है मतलब कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक संकेत देने का कार्य करता है गलती कि हाँ भाई ये गलत चीज है, इसको दोबारा मत करना, नहीं तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये वाला राइट आंसर है। बाधा नहीं होता है भाई, वो चीजें सिखाती है, सब उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, कभी भी उसी समय संशोधन नहीं करना चाहिए। त्रुटियों की पहचान कर उसको करने से बचना चाहिए, ये भी एक तरीके से गलत है। अभिप्राय क्या है? त्रुटियों की पहचान कर उसको करने से बचना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन वो करने का क्या कोशिश कर रहा है? त्रुटि करता क्या है? आपको एक संकेत देने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। संकेतक है, एक संकेत क्या देता है कि भाई आपको उस चीज को करने से बचना चाहिए, उसी समय संशोधन नहीं। त्रुटियां करने से ये होता है कि अपने अभ्यास करते करते संशोधन खुद ही खुद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा, जाकर के यार जुड़ना यहाँ पर जरूर, आपको पीडीएफ वहां पर जरूर मिलेगा। और नोट्स पढ़िए, सेल्फ स्टडी की आदत डालिए। जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी शब्द ऐसे हैं जिनको हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी इससे पहले ही क्वेश्चंस में बताया है कि उसको क्या कहते हैं। उत्पाद शब्द संपदा क्या होता है? उत्पाद ऐसा होता है जैसे कि लिखना, हमने उत्पादन कर दिया, अब लिख दिया, मतलब कि क्या हो गया? उत्पादन हो गया ना। जैसे कि गेहूं का उत्पादन है, गेहूं जब बाहर निकलता है उसी को तो उत्पादन कहा जाता है, तो लिख दिया उत्पादन हो गया। और जो मैं बोल रहा हूं वाचन, ये भी उत्पादन है, बोल दिया तभी तो सुना आपने। लेकिन एक होता है ग्राह्य, मतलब ग्रहण करना, जिसमें मैंने बोला और आपने बिना बोले चीजों को ले लिया अंदर, मतलब कि सुन लिया, आपने दिमाग में घुस गया आपके। मैंने लिखा, आपने आंखों से देख करके पढ़ लिया, ग्रहण किया ना आपने। लिखना है, इसको ग्रहण किया। वाचन, मैंने जो बोला उसको सुन करके ग्रहण ग्रहण किया कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं ग्राह्य, जो ग्रहण करते हैं। लेकिन यहां पर पूछा क्या? सुनना, सुनने के बाद ग्रहण करते हो, पढ़ने के बाद आंखों से ग्रहण करते हो, तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। बाकी ये तो दोनों चीजें है ही नहीं। उत्पाद शब्द संपदा और ग्राह्य शब्द संपदा, ये दो चीज होती है। उत्पाद में होता है लिखना, जो कि हम लिख करके उत्पादन करते हैं और बोल करके उत्पादन करते हैं। लेकिन जो हमने लिखा उसको जो मैंने लिखा वो आपने ग्रहण कर लिया, ठीक है, और जो मैंने बोला वो आपने सुन के ग्रहण कर लिया। तो ये क्या होता है? ग्रहण करने की कैपेबिलिटी। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। आई होप चीज समझ आ रही होंगे, मजा आ रहा होगा, आएगा और मजा आएगा अभी। निम्न में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पठन मतलब कि क्या होता है? पढ़ने वाला शिक्षण। तो कोई ऐसी चीज है जो पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन 3 चीजें तो ठीक है, एक चीज ऐसी है ना जो आपको उस तरीके से पढ़ने में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। पठन शिक्षण मतलब पढ़ने का भी एक शिक्षण होता है भाई, कि किस तरीके से पढ़ा जाए। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 1 घंटे में 15-20 पेजेस पढ़ देता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 5 पेजेस भी नहीं पढ़ पाता है 1 घंटे के अंदर। तो उसके अंदर ना पठन शिक्षण का अभाव है। क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ने के लिए ना पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो सबसे पॉजिटिव चीज है। अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल फिक्ट है, ठीक है। अर्थ ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। पढ़ते समय वाक्यांशों को डिकोड करना। अब पता चले कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और बहुत सारे एजुकेटर आपको क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो मीनिंग आए ना उसको गोला कर दो ऐसे, और उसके बाद उसका अर्थ निकालो। तो ऐसे तो आप पढ़ने से रहे भाई, ऐसे नहीं करना है आपको। आप लगे वहां पर वाक्य के अंशों को डिकोड करने के लिए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, निचोड़ निकालने, इसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। तो इस तरीके से पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, इस तरीके से आप नहीं कामयाब हो पाओगे। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका दिमाग इतना शार्प है कि चीजें अपने आप ग्रहण करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां पर लगोगे कि उस लाइन से लड़ाई करने की, नहीं इस लाइन को मैं समझ करके रहूंगा, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे। चलिए अगला देख लेते हैं कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? ठीक है, तो कक्षा में शिक्षा मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? ठीक है, चलिए प्रश्न अच्छा है। कहने का मतलब है कि आपका मान के चलिए कोई बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, तो आपने तो खूब हिंदी बोली है भाई अपने आप में, लेकिन अब हिंदी बोली, अब विद्यालय में बच्चा चला गया, अब विद्यालय में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और अन्य भाषा बोली जाती है, लेकिन आपकी हिंदी तो बोली नहीं जाती। तो अब एक अध्यापक क्या करेगा?
अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना शुरू करेगा, जैसा कि जो भाषा चलती है, जैसे कि अंग्रेजी में बातचीत हो रही है, तो फिर आप कहोगे अरे बाप रे मैं कहाँ आ गया, भागो फटाफट। फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने का मौका दे। भाई जब बच्चा आपको ऐसा सुन लेगा अंग्रेजी में ही, जो कि उसको आती ही नहीं है, वो तो उतने में पागल हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या पढ़ा रही मैडम। उसके बाद वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार पढ़ाई बहुत टफ चीज है, उसके बाद कभी भी नहीं पढ़ेगा अपनी भाषा। तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया दोस्त। शिक्षार्थियों को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और मातृभाषा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो वो तो बहुत भाई अच्छी चीज हो गई। ये तो बच्चा तो और ज्यादा डर जाएगा, कहेगा कि अब तो आना ही नहीं रहे, अब कहां से सीखेगा यार। 5 6 7 साल तक वो अपनी भाषा को सीखता है और उसके बाद अचानक से उसको दूसरी भाषा परोस दो तो कोई मतलब नहीं बनता। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे। हाँ बिल्कुल। और स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है, बिल्कुल फैक्ट है। तो इस तरीके से सामान्य भाषा में बात करें, जैसे उसको पता है कि हिंदी है अंग्रेजी है, दो तरीके के लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो एक हिंदी वाला है, एक अंग्रेजी वाला है। तो टीचर जो है ना हिंदी में पढ़ाता है, तो पता चला है कि इंग्लिश वाला भी बैठा है, तो टीचर बोलेगा कि समझ रहे हो आप लोग, समझे? तो फिर बोलेगा समझे, फिर बोलेगा अंडरस्टैंड, ताकि ये इंग्लिश वाला भी खुश हो सके। तो दोनों भाषाओं को लेकर के चलने वाली बात है। आई बात समझ में? तो इच्छा अनुसार जो भी भाषा वो बच्चा बोलता है वो अपना बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर नंबर जो होगा वो थर्ड होगा अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिसूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रीय भाषाओं का यहाँ पर कोई विकल्प के रूप में ऐसा नहीं है कि तीनों में से एक भाषा को लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में बात की जाती है। अतिरिक्त आपको अगर सीखना है तो सीख सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि तेलुगु हुआ, मलयालम, ये सब शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, और तमिल हुआ, फिर आपका ये आपका कन्नड़ हुआ, तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, मलयालम हुआ, ये सब कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में नहीं। बुनियादी चरण में सिर्फ मातृभाषा है, कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। माध्यमिक चरण में अतिरिक्त विकल्प के रूप में और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में है, अगर आप चाहें लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती वाला हिसाब किताब नहीं। आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट ही है यहाँ पर, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगी। देखिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी की आदत डालिए। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ दिस सक्सेस। ठीक है, तो आप बेशक आप YouTube से वीडियोस देखते हो, कुछ भी करते हो, तो यहां पर क्या ना आपको पीडीएफ भी मिलेगा। जो आप नोट्स पढ़ोगे ना उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो पहले नोट्स पढ़ लो, 2 से 3 मिनट लगेगा हार्डली, आप सारे कंटेंट को कवर कर लोगे और पीडीएफ लेकर के रख लेना ताकि पढ़ लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं, ख्याल रखेंगे।